हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीचर। आज के इस वीडियो में मैं एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर में क्या रिलेशन होता है इसको डिस्कस करूंगा। व्हाट इज़ द बुआंसी फोर्स एंड व्हाट इज़ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। इन सारे टॉपिक्स को मैं वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स बिगिन द क्लास। The first topic is absolute pressure and the gauge pressure। उससे पहले हम समझेंगे कि गॉज प्रेशर क्या होता है। देखो, गॉज प्रेशर, द एक्सेस प्रेशर इज कॉल्ड द गॉज प्रेशर। कहने का मतलब क्या है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेट्स से कि 1 atm प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, इससे जितना ज़्यादा एक्सीड करेगा कोई भी प्रेशर, मान लो 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सीड कर रहा है, तो टोटल प्रेशर इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, 1.5 atm हो जाएगा। 1 + 0.5 1.5 atm हो जाएगा। सो हम इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। और ये जो 0.5 atm जो एक्सीड किया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जितना ज़्यादा ये एक्सीड किया है, दैट विल बी कॉल्ड गॉज प्रेशर। ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। अच्छा, यहाँ मैं माइनस भी लगाना चाहता हूँ, प्लस माइनस। जरा समझते हैं इस डायग्राम से ये क्या कहना चाहता है। देखो, ये एक डेटम लाइन है। यहाँ की जो एब्सोल्यूट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, 0 है। मतलब यहाँ पे क्या वैक्यूम है, क्योंकि अगर कोई भी अगर यहाँ एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या करेगा, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करेगा और वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। ओके। अब देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर किससे करते हैं, बैरोमीटर से करते हैं, इसलिए इसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। सो ये हमारा क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर है। इसको क्या बोल दिया हमने, इसको नंबर दे दिया मैंने 1, इसको दे दिया मैंने 2, तो इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ज़्यादा हम प्रेशर एक्सीड करते हैं, मान लो प्लस की तरफ पड़े, तो हमें क्या मिलेगा, 1 atm तो ये है ही पहले से, ठीक है। और मान लो ये पी गॉज कितना है, 0.5 atm, तो यहाँ का जो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा लेवल 3 पर कितना हो जाएगा, 1.5 atm हो जाएगा। ओके। सो इस 1.5 atm क्या कहलाएगा, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। देखो, ये रहा एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। और ये जो 0.5 atm है इसको क्या बोलेंगे, गॉज प्रेशर बोलेंगे। अच्छा, ये प्रेशर ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है, कभी कभी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे भी जा सकता है। कभी कभी हमारा जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम भी हो सकता है। सो अगर हम इसमें मान लो -0.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये रहा मेरा -0.5 atm, तो 1 atm में से अगर तुम 0.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 atm आ जाएगा। तो देखो, ये प्रेशर कितना आ गया, यहाँ का एब्सोल्यूट प्रेशर इस लेवल 4 का जो एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया वो भी 0.5 atm आ गया। 1 - 0.5 कितना दे देगा, ये 0.5 atm दे देगा। ये जो यहाँ का एब्सोल्यूट प्रेशर है इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी atm माइनस पी गॉज बनेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, प्लस और माइनस। मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। सो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी atm प्लस माइनस पी गॉज। सो इसका जो रिलेशन है एब्सोल्यूट प्रेशर से गॉज प्रेशर का, ये क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये जो हमारा सिचुएशन है, पहले समझते हैं कि क्या है। एक ये मैंने YouTube मैनोमीटर ले लिया है, ठीक है, इस तरह से, और मैंने इसमें कोई ऑयल भर दिया है। ये मैंने ऑयल भर दिया यहाँ पे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। अच्छा देखो, ये लेवल जो है और ये लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की होती है, और इसमें ये क्या करेगा, सेम लेवल अटेंड कर लेगा। सेम लेवल अटेंड करने की वजह से ये जो ए लेवल है और बी लेवल का क्या करेगा, पूरा पैरेलल रहेगा,
ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। सो मैंने क्या किया, इसके एक एंड को मान लेते हैं लिम्ब 1 है ये, और ये लिम्ब 2 है, इसको मैंने क्या किया, एक प्रेशर वेसल से जिसमें एयर भरा हुआ है, और यहाँ का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा है, मान लेते हैं 5 atm प्रेशर। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इसके साथ ज्वाइंट कर दिया इस मैनोमीटर के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ का मैं प्रेशर मेजर करना चाहता हूँ कि यहाँ का प्रेशर कितना, समझ रहे। सो हमने इसको इसके साथ क्या कर दिया, ऐड अप कर दिया। अब क्या देखते हैं कि प्रेशर यहाँ का जो एयर है यह क्या करेगी, प्रेस करेगी इस लिक्विड इंटरफेस को, तो ये जो लेवल ए है वो क्या करेगी, नीचे डाउन की तरफ जाएगी, और यहाँ का जो लेवल बी है ये क्या करेगी, राइज करेगी, और एक हाइट एच तक जाकर के क्या करेगी, मान लो रुक जाएगी। तो ये रहा एच हाइट, लिक्विड कॉलम की हाइट होगी फ्रॉम बी टू सी, ये रहा सी पॉइंट। तो बी टू सी की जो हाइट है वो कितनी है, एच है। अच्छा यहाँ देखो, प्रेशर जो है जब ये लगा रहा है एयर वेसल, तो यहाँ एयर भी प्रेजेंट है, और ये एयर क्या करते हैं, यहाँ पे भी प्रेशर लगा रही है, तो यहाँ पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा वो भी तो 5 atm होगा, होगा कि नहीं, 5 atm ही होगा। सिमिलरली देखो ये प्रेशर इधर एग्जर्ट कर रहा है, इधर कर रहा है, और हमें पता है पास्कल्स लॉ क्या बताता है कि प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एंड एट द सेम लेवल। तो सेम लेवल पर देखो, ये अगर यहाँ से लेवल देखें तो ये जो हाइट है और ये जो हाइट है, ठीक है, वो सेम लेवल पर है, तो यहाँ का जो प्रेशर पी ए है और यहाँ का जो प्रेशर पी बी है वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए प्रेशर ऑफ द एयर वेसल इन द, सो प्रेशर ऑफ द एयर इन द वेसल इज इक्वल टू पी ए, और पी ए जो होगा वो पी बी के इक्वल होगा। रीजन क्या है, प्रेशर इज सेम एट द सेम लेवल। ओके, अब देखो पीबी पर देखो प्रेशर कौन कौन सा एग्जर्ट कर रहा है, एक तो एटीएम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और इस लिक्विड कॉलम के कारण, और इस लिक्विड कॉलम के कारण एक प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट कर रहा है। तो पीवी पर जो प्रेशर हो जाएगा, पीवी पे जो प्रेशर हो जाएगा किस किस की वजह से होगा, एक पीसी के कारण होगा, देखो ये, एंड प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम एच। अच्छा पीसी पर जो है ना वो कौन सा प्रेशर लग रहा है, वो पी एटीएम ही लग रहा है। पीसी पर प्रेशर देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है। सो पी ए इजकल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से पी ए इजकल टू पी सी प्लस रो जी एच, और हमें पता है कि प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम क्या होता है, रो जी एच होता है। रो क्या होती है, लिक्विड की डेंसिटी होती है, जो ऑयल है इसमें मैंने फिलअप कर रखा है वो इसकी डेंसिटी है रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस लिक्विड कॉलम के कारण क्या निकल जाएगी, हमारी प्रेशर निकल जाएगी इस पॉइंट बी पर। सो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट हो रहा है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर पार्ट 3 को जाकर के देखें, काफ़ी कंसेप्चुअल है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैंने ये कैसे निकाला है। सो पी ए इजकल टू पी सी प्लस रो जी एच। पी ए पी सी क्या है, एक एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी ए इजकल टू पी एटीएम प्लस रो जी एच। अब देखो मैंने क्या किया, पी ए में पी एटीएम को सेपरेट कर दिया, ये बन गया रो जी एच। देखो पी ए पर जो है ना वो एक एब्सोल्यूट प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, प्लस साथ में देखो एक एक्सेस प्रेशर लग रहा है जिसको क्या बोलते हैं, रो जी एच। ठीक है, और ये जो रो जी एच है दिस इज कॉल्ड द गॉज प्रेशर। सो पी गॉज कितना हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बुआंसी फोर्स है, जरा समझते हैं उससे पहले ये बुआंसी फोर्स होता क्या है। मैंने क्या किया, एक टब लिया, इसमें फुल ऑफ वाटर फिलअप कर दिया, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, और एक इरेगुलर शेप का मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको हाफ डीप किया मान लो। तो ये जो वाटर है इसका ये पोजीशन तो आप खुद ले लिया सॉलिड में, तो इतना जो वाटर है, देखो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इतना जो भी वेट किया हुआ है, इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब क्या करेगा, इस वाटर को इजेक्ट कर देगा, इतना बाहर निकाल देगा। इस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, समझ गए, क्योंकि ये मास ऑफ वाटर जो इजेक्ट होगा और इसको जी से जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट निकल जाएगा इस वाटर का। ये जो वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं, बुआंसी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो when a body is partially and wholly immersed in fluid, it displaces the fluid. The displaced liquid has tendency to regain its original position. Hence, the upward force acting on the body immersed in body is called the upthrust
अपवार्ड थ्रस्ट और द बुआइंट फोर्स। अच्छा, ये जो वेट मैंने मेजर किया ये बुआइंसी फोर्स हो। अब देखो होता क्या है, ये ऐसा होता क्यों है। जब भी हम लोग जब स्विमिंग करते हैं देखते हो हम लोग वेटलेस फील करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, हमने क्या किया, उसके इलाके में खुद को क्या कर दिया, पाँव रख दिया अपने आप को, ठीक है। अब वो क्या करेगा, हमें बाहर धक्का मार के निकालना चाहेगा, है ना। वही केस जो है ना, सेम केस किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम वाटर में डिप करते हैं या किसी भी फ्लूइड में डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो वो क्या करती है, उसके वाटर का जगह खुद ले लेती है ये सॉलिड, और ये जो वाटर है इसको धक्के मार के बाहर निकालना चाहती है, समझ रहे हो। सो ये जो धक्के मार के बाहर निकालना चाहती है, ये खुद क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बुआयंसी फोर्स बोलते हैं। सो देखो जरा समझते हैं फिर से इसको। ये मान लो एक क्यूब है और इतना इसने लिक्विड को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। अब देखो, अगर मान लो इस लिक्विड में थाउजेंड्स ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ठीक है, और मान लो इसमें से इसने 100 मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये क्या करेगा, अपना पोजीशन रीगेन करना चाहेगा ना। इसको क्या करेगी, अपने पोजीशन पे फिर से आना चाहेगी, और अपने पोजीशन पे जब आना चाहेगी तो ये क्या करती है, एक प्रेशर या एक फोर्स लगाती है इसके सरफेस पे। इसके सरफेस पे क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है, और इसको क्या करती है, धक्का मार के बाहर निकालना चाहती है। तो एक अपवार्ड फोर्स लगता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बुआयंसी। ओके, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये क्या था पहले समझते हैं इस चीज को। उन्होंने किया तो क्या था, एक मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास क्या है, m है, ठीक है, इसको मेजर कर लिया स्प्रिंग बैलेंस से, और इसका वेट आया कितना, W1 आया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्या किया, एक ऐसा सेटअप लिया जिसमें फुल ऑफ वाटर क्या यहाँ तक है, ठीक है, जरा सा भी कुछ ऑब्जेक्ट डालेंगे तो पानी क्या करेगी, इससे इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ फुल ऑफ क्या कर दिया, यहाँ तक वाटर को फिलअप कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक क्यूब डिप कर रहे हैं, मान लो यहाँ तक मैंने डिप कर दिया वाटर को, ओके। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या कर दिया इसने, डिस्प्लेस कर दिया। सो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये क्या करेगी, इजेक्ट हो जाएगी, इतना वाटर क्या कर जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मान लो डेल्टा भी इसने इजेक्ट कर दिया यहाँ से, तो डेल्टा भी वॉल्यूम कलेक्ट हो गया। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, मीजर कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, ठीक है, मीजर कर लेते हैं। तो वो आया मान लो डेल्टा डब्लू आया, ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे ही तुम इसको क्यूब को वाटर में डीप करोगे तो इसका जो है एक्चुअल वेट जो है, जब स्प्रिंग बैलेंस पे जब मेजर करोगे तो वो उससे कम दिखाएगा। मतलब W2 की जो वैल्यू है, W2 की जो वैल्यू है वो W1 से क्या लेस हो जाएगी। देखो ना, ये क्या करेगी, एक बुआयंसी फोर्स अपवार्ड की तरफ लगाएगी ना, वेट तो नीचे लगता है, वेट तो लगता है नीचे, और एक अपवार्ड फोर्स अगर तुमने ऊपर लगाया तो इसकी वजह से क्या होगी, एक्चुअल वेट जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी स्प्रिंग बैलेंस में। सो W2 क्या हो जाएगा, कम शो करेगा, इसकी जो रीडिंग है वो लेस शो करेगी इन कंपैरिजन टू W1। सो हम यहाँ पर W2 को ऐसे लिख सकते हैं कि W2 इक्वल टू W1 माइनस डेल्टा W, क्योंकि इतना ऑफ वाटर जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, डेल्टा V ऑफ वाटर जो है इसने इजेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर हम W1 में से अगर डेल्टा W को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या W2 में अगर हम डेल्टा W को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, W1 मिल जाएगा, एक्चुअल वेट मिल जाएगा इसका। सो ये जो हमारा W2 है ना, ये अपेरेंट वेट है, ठीक है। हम लोग इसको फील करते हैं, जैसे हम लोग स्विमिंग भी करने जाते हैं तो हम क्या फील करते हैं कि हमारे बॉडी का वेट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये किस वजह से होता है, हमने इतना वेट जो है ना वाटर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। हमारे बॉडी ने इतना वाटर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, जिस वजह से हम लोग वेटलेस फील करते हैं, थोड़ा सा कम वेट फील करते हैं। सो buoyant force is equal to the weight of the displaced fluid. So W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 माइनस डेल्टा W, ठीक है।
W1 को अगर हम इस साइड ले आएंगे और डेल्टा W को इस साइड रखेंगे तो आ जाएगी W1 माइनस डेल्टा W2 इजकल टू W1 माइनस W2 इजकल टू डेल्टा W। ये जो आ जाएगा हमारा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड आ जाएगा। ये डेल्टा W जो है ये वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है। मीन्स लॉस इन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर विच हैज बीन डिस्प्लेस्ड। समझ में आया? ये जो हमने डिस्प्लेस किया है वाटर को, इसको हम लोग मेजर कर लेंगे। ओके, और ये हमें क्या दे देगा, एक बुआंसी फोर्स का फॉर्मूला दे देगा या उसका क्वांटिटी दे देगा। सो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज wholly and partially in a fluid at rest it loses some of its weight। बात तो सही है, क्योंकि एक अपार्ट फोर्स एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो उसका जो रियल वेट है जब हम स्प्रिंग बैलेंस से रीड करेंगे तो वो क्या करेगा, लेस शो करेगा, कम बताएगा। द लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इन द फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये जो लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है, हम लोग जो लॉस इन वेट जो मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ना W1 माइनस W2, ये लॉस इन वेट है ना, ये जो हमें आ रहा है वो कितना आ रहा है, डेल्टा W के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और ये जो डेल्टा W है उसका वेट अगर हम निकालें तो वो एक्चुअली किसके इक्वल है, बुआंसी फोर्स के इक्वल ही है। सो वेट ऑफ द फ्लूइड, सो वेट ऑफ द बॉडी, सो वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो समझ में आ गया होगा, जैसे हम किसी बॉडी को इसमें इमर्ज करते हैं तो वो कुछ वो लिक्विड को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ओके, ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है दैट इज द लॉस इन वेट। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और सेंटर ऑफ बुआंसी क्या होता है। कभी कभी इन दो चीज़ को वो एक ही मान लेते हैं, एक ही चीज़ समझ लेते हैं। सो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं इसको एक सिचुएशन लेके बताऊँगा तो काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाएगा। सिचुएशन पहला ये बताता है कि मैंने एक क्यूब ले लिया जिसका मास क्या है, m है, तो उसमें वेट हो जाएगा w। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, ये सेंटर ऑफ जो बॉडी है वहाँ पर एक्ट करता है। ये पॉइंट मास मैंने इसको ट्रीट कर लिया, तो एग्जैक्ट इसका जो सेंट्रल पॉइंट है ना, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा COG। ये जो एग्जैक्ट जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ आ जाएगी COG। हमेशा सेंटर ऑफ बॉडी या सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो सेंट्रल पॉइंट पर एक्ट करती है। ओके, अब आ जाते हैं सिचुएशन 2 में। मैंने क्या किया, एक टब लिया, इसमें वाटर को फ्लिप कर दिया, तो ये इतना वाटर क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी। देखो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर देगी। अब ये जो सैडेड रीजन है ना, ये हमारा क्या है, लिक्विड, इसको इतना वेट कर रखा है। तो यहाँ का जो सेंट्रल पॉइंट है, एग्जैक्ट जो सेंट्रल पॉइंट, यहाँ का जो मास, इतना वेट जो डिस्प्लेस करने वाला है लिक्विड का, इसका जो सेंट्रल वेट ऑफ द बॉडी यहाँ जो एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, सॉरी सेंटर ऑफ द बॉडी बोलेंगे। देखो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इतना इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। मान लो ये एक आइस का टुकड़ा है, ठीक है, ये पूरा जो है ये आइस का एक टुकड़ा है, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर लिए और इसको यहाँ रख दिया। तो यहाँ का जो वेट है पूरा कॉन्सेंट्रेट कहाँ करेगा, इसके मिड पॉइंट पे करेगा, सेंट्रल पॉइंट पे करेगा। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ बुआंसी बोलेंगे। सो सेंटर ऑफ बुआंसी क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये ध्यान रखना, लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इमर्ज इन द लिक्विड। ओके, जब हम लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को डीप करते हैं तो जितना वो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंट्रल पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ बुआंसी कहलाता है। इससे और समझ में आ जाएगा। एक और सिचुएशन है, मैंने क्या किया, इस बार पूरी तरह से इसको डीप कर दिया, इसमें तो पार्शली डीप किया था,
यहाँ पे सिचुएशन 2 में, बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पूरी तरह से डिप कर दिया। देखो ये, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो इस बॉडी के लिए तो सेंट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे हो जाएगा, और पूरी तरह से इसको क्या कर दिया, वाटर को डिस्प्लेस कर दिया फुल बॉडी ने, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बुआंसी दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे सिचुएशन थर्ड में, जब पूरी तरह से ऑब्जेक्ट क्या हो, डीप हो इन वाटर। ओके, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी, ये तो मैंने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था, बस और क्लियरली देख लेते हैं इसको। अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, रियल वेट माइनस बुआंसी फोर्स। ओके, जरा यहाँ देखते हैं, ये रहा अपेरेंट वेट, ये जो हमने अभी मेजर जो किया था, W2 में से W1 को जो सब्ट्रैक्ट कर दिया था, और ये जो आया था डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट आया था, तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड ऑफ वाटर है ना, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बुआंसी। ओके, अब ये W2 के देखो, ये W2 जो है एक्चुअल वेट से, जो इसकी जो रियल वेट है, जब इसको वाटर में डीप करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो रियल वैल्यू से तो कम ही आएगी। तो ये जो है हमारा क्या है, रियल वेट, और ये हमारा फोर्स ऑफ बुआंसी है। सो हमारा W2 क्या हो जाएगा, अपेरेंट वेट हो जाएगा। तो वही हमारा यहाँ पर है, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट माइनस फोर्स ऑफ बुआंसी। ओके, यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा। मैंने एक वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ले लिया। अब देखो यहाँ पर इधर से जो फोर्स लग रहा और इधर से जो फोर्स लग रहा, राइट और लेफ्ट से, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये फोर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। अब यहाँ F2 और F1, ये जो हमारा F1 है और ये हमारा क्या है, F2 है। तो ये F2 और F1 डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसकी हाइट तो कुछ ना कुछ तो है ही, जेट से इसकी हाइट h है, तो यहाँ पर लगने वाला प्रेशर और यहाँ पर लगने वाला प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो यहाँ पर फोर्स भी क्या लगेगा, डिफरेंट लगेगा, और यहाँ पर फोर्स भी क्या लगेगा, डिफरेंट लगेगा। सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि वेट ऑफ द सॉलिड WS मान लो निकालते हैं इसकी, तो इसकी वॉल्यूम तो पता ही है, इसकी डेंसिटी भी पता है, तो MS इंटू जी होता है। वेट कैसे निकालते हैं, मास और एक्सेलरेशन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू जी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ द सॉलिड निकल जाएगा। सो MS इंटू जी, VS इंटू रो। अब देखो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, और जी तो पहले से है। तो वेट ऑफ द सॉलिड जो है वो वर्टिकली जो है ना डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा। सो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वेट का, सॉलिड की वेट का। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, अब देखो इतना वाटर को इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सो ये वाटर क्या करेगी, इसको पुश करेगी ऊपर की तरफ, धक्का मार के बाहर निकालना चाहेगी। सो इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो हम लोग अपवर्ड फोर्स मतलब फोर्स ऑफ बुआंसी निकालते हैं ना, तो वहाँ जो डेंसिटी लेते हैं वो लिक्विड की डेंसिटी लेते हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। सो हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, फोर्स ऑफ बुआंसी निकालने जा रहे हैं। बुआंसी फोर्स कितना हो जाएगा, MW इंटू जी, क्योंकि एक्चुअली वाटर है ना, तो मास ऑफ वाटर जितना इसने डिस्प्लेस किया है इंटू जी, तो VW इंटू रो W। देखो ये जो डेंसिटी है ये किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की है, गलती से भी यहाँ सॉलिड की डेंसिटी नहीं रखना। ओके, तो बुआंसी फोर्स होता किस वजह से, लिक्विड के डिस्प्लेस होने की वजह से होता है ना, तो जिस लिक्विड की डेंसिटी है वहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। सो VW इंटू रो W इंटू जी, ये हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ बुआंसी आ जाएगी, और यहाँ पर पुट कर देंगे। इस फॉर्मूला में अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा, रियल वेट मतलब WS अपॉन फोर्स ऑफ माइनस फोर्स ऑफ बुआंसी। अपेरेंट वेट इज इक्वल टू WS माइनस फोर्स ऑफ बुआंसी, ये पुट कर देंगे यहाँ से। सो हमारा क्या आ जाएगा, VS रो एस जी माइनस VW रो W इंटू जी। जरा यहाँ देखो, जितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया, आपने ही इक्वल वॉल्यूम की इक्वल डिस्प्लेस किया ना, इसलिए VW जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया, V के इक्वल ले लिया। ठीक है, V के इक्वल ले लिया, तो V देखो कॉमन हो जाएगा, VS को भी V लिख सकते हैं, VW को भी क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। जी भी कॉमन, तो VW मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बचा क्या ब्रैकेट में, रो S माइनस रो W।
ओके, सो हमारा जो अपेरेंट वेट आ गया वो आ गया हमारा रो एस माइनस रो डब्ल्यू इंटू वी जी। समझ में आया कुछ? हाँ, तो ये हमारा अपेरेंट वेट निकल गया। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये कंडीशन ऑफ द डाउन थ्रस्ट एंड द अप थ्रस्ट। जरा समझते हैं इस चीज को। एक सिचुएशन है, मैंने इसको हाफ डिप किया, पार्सली डिप किया है इस क्यूब को, ठीक है। तो ये जो mg है ये इसका क्या एक्चुअल वेट है, इस बॉडी का, इस सॉलिड के बॉडी का क्या एक्चुअल वेट है, mg लगेगा। और इसमें क्या लगेगा, एक अपवार्ड फोर्स, जितना इसने वाटर को डिस्प्लेस किया एक अपवार्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा बाय लिक्विड, जिसको क्या बोलेंगे अप थ्रस्ट, और इसको बोलेंगे डाउन थ्रस्ट ड्यू टू ग्रेविटी। सो डाउन थ्रस्ट कंडीशन वन क्या बताता है कि डाउन थ्रस्ट ऑल इज ग्रेटर देन द अप थ्रस्ट। अब देखो डाउन थ्रस्ट मतलब मास, इतना ही तो इसने वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है ना। मान लो इसने 100 मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब किया, तो 100 मॉलिक्यूल ही तो इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ ढकेलेगा, धक्का मारेगा, पूरा का पूरा तो नहीं धक्का मारेगा। सो इसका जो रियल वेट है, मतलब सॉलिड का जो वेट है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा अप थ्रस्ट से, क्योंकि इसने 100 मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया। अब देखो जब सिचुएशन थर्ड में जाते हैं, डाउन थ्रस्ट इक्वल टू अप थ्रस्ट, जब इसको थोड़ा सा और डीप करते हैं तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जब डाउन थ्रस्ट जो होता है, मतलब मास ऑफ बॉडी जो होती है या वेट ऑफ द बॉडी जो होती है वो अप थ्रस्ट फोर्स के इक्वल होती है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डाउन थ्रस्ट इक्वल टू अप थ्रस्ट। बट एक सिचुएशन ऐसा आता है कि क्या डाउन थ्रस्ट जो है वो, मतलब नीचे की जो वेट है, क्या अप थ्रस्ट से छोटी हो सकती है क्या? तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नो। क्योंकि देखो इस चीज को जरा समझते हैं क्लियरली। मान लो इसने 100 मॉलिक्यूल्स को क्या किया, डिस्टर्ब किया, तो 100 मॉलिक्यूल ही क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, करेंगे ना। सो एक्चुअली ये 100 मॉलिक्यूल जो डिस्टर्ब हुआ है इसको किसने डिस्टर्ब किया, ये सॉलिड ने किया। इतना पार्शली जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो डिप हुआ है इसने किया, फुल बॉडी को तो किया नहीं है, फुल बॉडी को तो नहीं किया नहीं इस सिचुएशन में। सो सिंस रिएक्शन फोर्स कैन नॉट बी मोर देन द एक्शन फोर्स, कहने का मतलब ये है कि जितना ये एक्शन फोर्स नीचे लगा रहा है, एक्शन फोर्स जितना नीचे लगा रहा है उतना ही तो ये रिएक्शन करेगा। हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी रिएक्शन फोर्स एक्शन फोर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इसने 100 मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया तो ये 100 मॉलिक्यूल से इस पर पुश करेंगे, इसको ऊपर की तरफ लगाएंगे, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स इस पर धक्का नहीं लगाएगा। ये मॉलिक्यूल्स यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है साइड में, ये इस पर पुश नहीं करेगा। इसने जितने मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया, जितना इसने एक्शन किया इस मॉलिक्यूल्स पर, उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। और ये जो रिएक्शन फोर्स है हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। सो अप थ्रस्ट विल बी ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू डाउन थ्रस्ट। सो इस चीज को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। सो अप थ्रस्ट क्या एक तरह का बुआंसी फोर्स है, बुआंसी फोर्स, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। सो देखो ये हमारा पार्शली लिक्विड इतना क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो फोर्स ऑफ बुआंसी कैसे निकालते हैं, मास इंटू जी। ये मास किसका लेते हैं, जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया इसने, ओके। तो मास ऑफ ये क्या है, लिक्विड, ml इंटू जी। और ये जो डेंसिटी है वो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है, ओके। तो रो लिक्विड कर दो या रो एल कर दो इंटू, इसको मैं भी, और इसका जो मैंने भी का पेट काट दिया, इसको इस तरह से डिनोट कर देता है, क्योंकि जितना इसने वॉल्यूम को कवर किया, ठीक है, ये उसके लिए। पूरा का पूरा वॉल्यूम तो डिस्टर्ब किया नहीं इसने, पूरा का पूरा वॉल्यूम तो डिप हुआ नहीं था, पार्शली हुआ था। तो ये जो पार्शली है इसको क्या बोल दिया, भी क्रॉस, ठीक है। और यहाँ से निकल गया रो भी जी, ये इसका फॉर्मूला बन गया बुआंसी फोर्स का। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाता है। सो इस चीज़ को ज़रा समझते हैं ध्यान से। कंडीशंस ऑफ द फ्लोटिंग, फ्लोट करने का जो कंडीशन है, कभी कभी देखते हैं कि कोई बॉडी जो है पूरी तरह ऊपर फ्लोट कर रहा है, कोई बॉडी सिंक कर जाती है, कोई बॉडी क्या करती है, हाफ तो पार्शली या हाफ वो डीप वाटर में रहती है और हाफ पोर्शन उसका जो है बाहर रहता है। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन बनेगा और क्या क्या कंडीशन है जरा समझते हैं। तो हमारा जो नोटेशन है यहाँ पे देखो, ये रो एस है,
जिसको मैंने बोल दिया डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, और रो एफ को मैंने बोल दिया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो बॉडी विल सिंक अगर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से अगर ज़्यादा है, कहने का मतलब अगर उसकी वेट जो है, इसकी सॉलिड की वेट बुयांसी फोर्स, ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स से ज़्यादा है, तो क्या करेगी, ये डिप कर जाएगी नीचे में, पूरी तरह से सिंक कर जाएगी। सो बॉडी विल सिंक, रो एस ग्रेटर देन रो। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। दूसरा जो कंडीशन है कि बॉडी विल सिंक पार्शली एंड फ्लोट, ये कब होगा, जब सॉलिड की जो डेंसिटी है रो एस इज लेस देन लिक्विड ऑफ डेंसिटी। मतलब ये जो सॉलिड है इसकी डेंसिटी जो है, मान लो ये फोम है, कोई फोम है और ये वाटर है, तो पूरी तरह से इसमें डिप नहीं करेगा, पार्शली डिप करेगा, थोड़ा सा पार्शली डिप करेगा, और हाफ अ पर्सन ये क्या होंगे, पानी से बाहर ही रहेंगे। वो कंडीशन कब आएगा, जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो किससे कम, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से कम। सो रो एस लेस देन रो एफ, ठीक है। मीन्स वेट ऑफ जो बॉडी है सॉलिड वो लेस देन जी क्या, फोर्स ऑफ बुयांसी से कम है। ओके, हमारा जो लास्ट कंडीशन है, बॉडी फ्लोट विथ टॉप सरफेस अलाइंड विथ लिक्विड। ये जो टॉप सरफेस है ना बॉडी का, ये वाटर से अलाइंड होता है। ओके, ये कब होता है, जब रो ऑफ सॉलिड मीन्स डेंसिटी ऑफ द सॉलिड और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो, इक्वल। इस सिचुएशन में ना तो ये पूरी तरह से सिंक करता है, ना पूरी तरह से ये बाहर रहता है, समझ रहे हो। सो ये एक ऐसा कंडीशन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो रो एस इक्वल टू रो एफ। अच्छा, इस चीज़ में एक खास बात यह है कि इस बॉडी को अगर मैंने उठा करके अपने हैंड से इसको यहाँ रख दिया, मान लो यहाँ रख दिया, तो बॉडी यहाँ पर भी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, रेस्ट में रहेगी यहाँ पर। सो इन दिस केस बॉडी इज एट रेस्ट एनीवेयर, कहीं पर भी रख दो, ये बॉडी क्या करेगी, रेस्ट कंडीशन में रह जाएगी। लेकिन इस वाले केस में नहीं हो सकता। इस वाले केस में, ये जो दो केस है, इस वाले केस में ये या तो कपल कर जाएगा, कपल मतलब टॉर्क लग जाएगा इस पर सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 में, या फिर फोर्स जो है क्या करेगी, टॉर्क लग जाएगी इस पर, ये रोटेट करने लगेगा, ये रेस्ट कंडीशन पे नहीं रहेगा। रेस्ट जो है इसमें क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0, तो रेस्ट ये बिल्कुल भी नहीं। ओके, और हमारा जो ये रेस्ट कंडीशन वो क्या हो जाएगी, इसमें 0 नहीं होगी, बट यहाँ पर रेस्ट क्या हो जाएगी, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट जो इस कंडीशन में जिसकी डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या सेम है, वहाँ पर बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। मतलब कहने का मतलब कपल जो है ना, टॉर्क, वो 0 लगेगी यहाँ पर। ओके, कपल और टॉर्क तो पता ही कॉन्सेप्ट, फोर्स इंटू आर को क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं या टॉर्क बोलते हैं। ओके, और रोटेट नहीं करेगी अपने पोजीशन पे, कहने का मतलब ये है। सो रेस्ट में रहेगी इस कंडीशन में। सो दिस इज द 3 कंडीशन ऑफ द फ्लोटिंग। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग।